हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कठुमर के ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट हमने प्रतिरोधकता, रो, सिग्मा यानी चालकता, जी यानी चालकत्व, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज एक बात और पढ़े हम। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि ओम्स नियम में हमने पढ़ा, ओम्स लॉ में, कि अगर वोल्टेज और करंट, विभवांतर और धारा में ग्राफ बनाए तो कैसा आना चाहिए? सीधी रेखा आनी चाहिए, सीधी सरल रेखा, ठीक है। तो हमें पता है जो ओम का नियम है, ओम का नियम वो केवल किसके लिए वैध होता है? केवल चालकों के लिए। केवल किसके लिए? चालकों के लिए। तो ऐसा नहीं है केवल चालक में प्रतिरोध है या विभवांतर धारा के मध्य अपन ग्राफ बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जहां विभवांतर धारा के मध्य ग्राफ जो है वो सीधी सरल रेखा नहीं आता, तो प्रतिरोध उनका भी होता है। तो हमने इस टॉपिक का इस तरह समझा है, इसको मैंने बोल दिया एक टॉपिक के रूप में कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनका प्रतिरोध तो क्या हो गया? ओमीय प्रतिरोध। जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जिनके लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, वो तो क्या हो गया? ओमीय प्रतिरोध। और जो नहीं करते वो क्या हो गया? अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध। क्लियर है? तो छोटी सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ओमीय प्रतिरोध यानी ओमिक रेसिस्टेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। तो देखो, ओमीय प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध का मतलब है जो किसका पालन करें? ओम के नियम का पालन करें। ओम के नियम का पालन करें। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जिनके लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य, विभवांतर एवं धारा के मध्य जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होना चाहिए? मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा। ठीक है। तो ओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जिनके लिए विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ कैसा आता है? एक कांस्टेंट आता है, एक सीधी सरल रेखा आती है, वो भी कहां से गुजरे? मूल बिंदु से गुजरे। ठीक है। तो बच्चों, जैसे हमने चालकों की बात करी, फॉर एग्जांपल चालकों के लिए तो हम चालकों की बात करें तो हमने ग्राफ बनाया था। जैसे ये हो गया वोल्टेज, विभवांतर, तो ये हो गई धारा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब वोल्टेज का बहुत ज्यादा मान नहीं होता तो चालकों के लिए हमें इस तरह सीधी सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे प्रतिरोधों को बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेसिस्टेंस।
जिनके लिए V और I में ग्राफ कैसा होता है, सीधी सरल रेखा, वो भी कहां से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरे। ठीक है, अब मैं बात करूं अनोमीय प्रतिरोध की। अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। तो बच्चों अनओमीय प्रतिरोध देखो नाम से क्लियर है कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी जिसके लिए विभवांतर व धारा के मध्य जो ग्राफ है वो कैसा नहीं आता, मूल बिंदु से गुजरने वाली, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। तो अनओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं, जिनके लिए V और I के मध्य ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती, वो क्या कहलाता है, अनओमीय प्रतिरोध। तो इससे मैं कुछ एग्जांपल लूं, देखो एग्जांपल लेके चले। जैसे बच्चों आप पढ़ोगे, अगर मान लो बहुत ज्यादा वोल्टेज हो, अधिक वोल्टता पर जो चालक है वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओम का नियम जो है वो सशर्त है, कंडीशन है उसमें। अधिक वोल्टता पर ओम का नियम, अगर चालक की बात करें, देखो कम वोल्टेज के लिए तो सीधी सरल रेखा मिलती है, अधिक वोल्टेज पे ऐसे हो जाता है, थोड़ा वक्रनुमा हो जाता है। यहां तक तो ओम के नियम का पालन हो रहा है, इसके बाद ये कैसा हो गया, थोड़ा सा वक्रनुमा हो गया। ये क्या हो गई, करंट, और ये क्या हो गया, वोल्टेज। तो अधिक वोल्टेज पर, बहुत ज्यादा वोल्टेज पर चालक भी ओम के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, और देखें बच्चों, एक डिवाइस होता है हमारे पास, जल वोल्टामीटर। क्या होता है, जल वोल्टामीटर। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्राफ कुछ ऐसे प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई करंट, और ये क्या हो गई, वोल्टेज, ये क्या हो गया, मूल बिंदु। जल वोल्टामीटर के लिए क्या होता है, प्रारंभ में जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो करंट नहीं बढ़ता, यदि आपने इतनी वोल्टेज को बढ़ा दिया, उसके बाद अब ऐसा ग्राफ मिलता है। यानी आपने पहले V को V0 तक बढ़ाया, पहले वोल्टेज को हमने 0 से लेकर V0 तक बढ़ाया, करंट 0 ही रहा, तो ओम के नियम का पालन नहीं हुआ। उसके बाद अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां तो ऐसा लग रहा है ओम के नियम का पालन हो रहा है, सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो मैंने इसलिए लिखा था कि वो कहां से गुजरनी चाहिए, मूल बिंदु से गुजरनी चाहिए, क्योंकि V0 तक तो करंट 0 ही है, V0 के बाद करंट का बढ़ना शुरू हुआ। तो जल वोल्टामीटर ओम के नियम का पालन नहीं करता, यानी इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनओमीय प्रतिरोध। क्लियर है, ऐसे बच्चे पढ़ेंगे अपन। एक होता है अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड। तो अर्धचालक डायोड के लिए भी ओम के नियम का पालन नहीं होता। कैसे, देखो इसमें इस तरह ग्राफ बनेंगे, समझेंगे इसको अपन। देखो जैसे ये हो गया वोल्टेज, इसे मैं बोल रहा हूं फॉरवर्ड वोल्टेज। दो तरह लेते हैं इसमें, एक तो होता है फॉरवर्ड बायस, पढ़ेंगे इसको अपन, इसे बोलते हैं अग्र बायस। अभी तो आप समझ लो अग्र बायस, ठीक है, यानी पॉजिटिव वोल्टेज है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज। और एक बच्चा होता है रिवर्स बायस, इसे बोलते हैं पश्च बायस।
ये होता है नेगेटिव वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं पहले ग्राफ बना दूं, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड करंट, ये रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स करंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज पॉजिटिव होती है तो करंट ऐसे बढ़ता है, तो ये सरल रेखा नहीं है। और जैसे आप वोल्टेज को नेगेटिव करते हो तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे प्राप्त होता है। तो यहां भी ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि अगर वोल्टेज की ध्रुवता को बदल दें, यहां वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, यहां वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, ये क्या है भाई, मूल बिंदु। पहले हमने देखा था शुरू वाले ग्राफ में कि जब ज्यादा वोल्टेज करते हैं तो ओम के नियम का थोड़ा सा यहां डेविएशन हो जाता है, विचलन हो जाता है। अब एक बात और हमें सीखने को मिली कि अगर वोल्टेज की अपन पोलैरिटी चेंज कर दें, ध्रुवता बदल दें, तब भी वो ओम के नियम का पालन नहीं करता। यानी वोल्टेज पॉजिटिव में जैसा ग्राफ मिल रहा है वैसा नेगेटिव में ग्राफ प्राप्त नहीं होता। तो नेगेटिव वोल्टेज पर भी ओम के नियम का पालन नहीं होता। तो ये अग्र बायस होता है बच्चों, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, ये होता है रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। तो यहां भी आपको केवल ये समझ रहा है कि अग्र बायस का मतलब होता है पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि अभी हमें डायोड नहीं पता क्या होता है, एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, ये अपन आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हो गया नेगेटिव वोल्टेज। तो दो तरह के बायस होते हैं। बायसीकरण का मतलब होता है बैटरी से जोड़ना। तो यहां वोल्टेज और करंट के मध्य चर घातांकी वक्र प्राप्त होता है। कैसा वक्र है, एक्सपोनेंशियल, चर घातांकीय, एक्सपोनेंशियल कर्व मिलता है, एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकीय, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह ओम के नियम का पालन जल वोल्टामीटर के लिए नहीं होता, तो इसका प्रतिरोध अनोमीय प्रतिरोध होगा। ऐसे ही जो डायोड है उसके लिए भी ओम के नियम का पालन नहीं होता। और देखें तो बच्चों ऐसे कई सारे उपकरण हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए भी विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। वहां आपको इस तरह ग्राफ मिलता है, ठीक है, या ऐसे भी मिल सकता है अगर अपन रिवर्स में चलें। इस तरह, ठीक है, दो तरह के बायसीकरण है। तो ट्रांजिस्टर के इस समय इस तरह ग्राफ मिलते हैं। ये जो बच्चा देखो इनपुट के लिए होता है, पढ़ेंगे इसको अपन, और ये किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हुआ, एक होता है थायरिस्टर। थायरिस्टर के लिए भी जो ग्राफ है वो ओमीय प्रतिरोध के हिसाब से नहीं मिलता, यानी वहां भी विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि ओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं, जिनके लिए विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ कैसा मिले, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा। और अनोमीय कौन से होते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो अनोमीय का उदाहरण बताइए, डायोड, निर्वात नलिकाएं, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, जल वोल्टामीटर, टॉर्च का जो बल्ब है उसके लिए भी। तो काफी सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 100%, एक छोटा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो टॉपिक क्या है, कार्बन प्रतिरोध के लिए, कार्बन प्रतिरोध के लिए रंग संकेत विधि,
कार्बन प्रतिरोध के लिए रंग संकेत विधि, इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। इंपॉर्टेंट, कार्बन प्रतिरोध के लिए रंग संकेत विधि यानी कलर कोड मेथड color code method for carbon resistance, ठीक है। तो बच्चों देखो, नाम आपको दिखाई दे रहा है कार्बन प्रतिरोध, तो तार वाले प्रतिरोध तो आपने देखे ही है, तार वाले जो प्रतिरोध जैसे तांबे का तार, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो, जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध की बात करूं, प्रतिरोध वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, जो आपको तार के रूप में मिलता है। एक तो क्या होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, ये तार जो आबद्ध प्रतिरोध है, ये सामान्यतः मिश्र धातु के बने होते हैं, जैसे नाइक्रोम का बना हुआ है, नाइक्रोम, ऐसे ही मैग्नीन, ऐसे कॉन्स्टेंटन, ये इस तरह मिश्र धातु के बने होते हैं। और ये कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन जो प्रतिरोध है वो किससे बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? कार्बन के बने होते हैं। ये उच्च प्रतिरोध होते हैं, हाई रेसिस्टेंस। कैसे होते हैं? उच्च प्रतिरोध। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे पास जो प्रतिरोध होते हैं, ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध है, इनका मान कम होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम जो यूज करते हैं किसी भी डिवाइस में, आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे उपकरण होते हैं उसमें कार्बन रेसिस्टेंस लगे होते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेसिस्टेंस वैल्यू मिलती है हमें, तो हमें इसी का मान निकालना होता है। आसानी से हम एक रिलायबिलिटी इसमें मान निकाल सकते हैं, मतलब जो मेथड है वो बिल्कुल रिलायबल है, 100% एक्यूरेट वैल्यूज हमें मिलती है। तो कार्बन प्रतिरोध के लिए रंग संकेत विधि, तो जैसे नाम से क्लियर है, कुछ रंग आपको, कुछ कलर है हमारे पास, उसके हिसाब से आपको यहाँ मिलेगा। तो कार्बन प्रतिरोध, देखो बनावट कैसी होती है इसकी, बनावट। तो बच्चों बेलनाकार आकृति के होते हैं कार्बन प्रतिरोध, कैसी आकृति के होते हैं? बेलनाकार, सिलिंड्रिकल शेप होती है इनकी, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध बेलनाकार आकृति के होते हैं और यहां कनेक्शन करने के लिए दो वायर लगे रहते हैं। अब देखो, अब क्या है कि इस, जैसे बेलनाकार हो गया, अब यहां पर 4 पट्टियां बनी होती हैं, ऐसी वलयाकार, समझ रहे हो? इस पर पूरा वलयाकार पट्टियां रिंगनुमा बनी हुई है, मतलब यानी इस तरह। तो यहां 4 वलयाकार पट्टियां बनी होती हैं, ठीक है। ये 4 वलयाकार पट्टियां हो गई। अब इनके कलर के हिसाब से हमें मान निकालना होता है। तो क्या होता है, देखो, ये जो पहली पट्टी का जो रंग है, पहली पट्टी का रंग, इसका जो रंग है
पहली पट्टी का जो रंग है, अभी आप समझेंगे, तो ये बताएगा प्रतिरोध के मान के प्रथम अंक को। यानी यहां हर कलर का एक डिजिट होगी, एक अंक होगा, उसके हिसाब से हम मान निकालते हैं। तो पहली पट्टी का जो रंग है, मैं भी टेबल बनाऊंगा अंक के लिए। पहली पट्टी का जो रंग है वो क्या बताएगा? प्रतिरोध के मान के प्रथम अंक को। ठीक है। दूसरी पट्टी का जो रंग है ये दूसरे अंक को बता देगा। दूसरी पट्टी का रंग बताएगा दूसरे अंक को। ठीक है। तीसरी पट्टी का जो रंग है, तीसरी पट्टी का जो रंग है वो बताएगा बच्चों 10 की घात को, 10 की घात को गुणक के रूप में। दस की घात को गुणक के रूप में। और चौथी पट्टी का जो रंग है ये बताता है सहता को, यानी शुद्धता को। ठीक है। तो अभी आप इसको समझें कि जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो उच्च प्रतिरोध होते हैं और किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। ठीक है। बनावट कैसी है इसकी? ये बेलनाकार आकृति के होते हैं जिनमें 4 वलयाकार पट्टियां बनी होती हैं, 4 वलयाकार पट्टियां। क्लियर है? तो अब इनके रंग के हिसाब से हमें प्रतिरोध निकालना होता है। पहली पट्टी का जो रंग है, यानी यहां हर रंग का एक अंक होगा। पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध के मान के पहले अंक को बताएगा। दूसरी पट्टी का रंग दूसरे अंक को बताएगा। तीसरी पट्टी 10 की घात को बताएगी गुणक के रूप में, मतलब गुणा करना है। और चौथी पट्टी क्या बताएगी? सहता को बताएगी। क्लियर है? समझ गए? तो देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वो आपको याद होना चाहिए, उसके हिसाब से आप टेबल बनाएंगे। देखिए वैसे मैं दोबारा बना दूंगा, अभी आप एक बार टेबल देख लें। एक सेंटेंस आपको याद करना है। देखो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है। ये सेंटेंस आपको याद करना है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी कलर है। और इसके आगे भी देखो, पूरी टेबल बनाने के लिए आगे भी कुछ जोड़ा हुआ है। वेरी गुड वाइफ वियरिंग, आप इसको भी याद रखें, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब पूरी टेबल बन जाएगी इससे। तो ये सेंटेंस आप याद रखें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है। तो यहां से कलर बनेंगे। बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, मैं अंडरलाइन उस पर कर रहा हूं जो कलर है। ओ फॉर ऑरेंज, येलो। समझ गए? तो यहां जो भी आपको नाम दे रखे हैं, जो भी हमें नाम दे रखे हैं, वो कलर्स के नाम हैं। किसके नाम भाई? कलर के नाम हैं। ठीक है। तो आप इनको एक बार पढ़ लें। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो क्या बताया मैंने? ब्लैक, ब्राउन, आर फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, जी फॉर क्या हो गया? ग्रीन, ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, फिर जी आ गया ग्रे, क्या आ गया? ग्रे। डब्ल्यू तो आपको पता गया व्हाइट। अब ये केवल जोड़ने के लिए बनाए गए सेंटेंस को, इससे कोई कलर नहीं है। गोल्ड, जी फॉर गोल्ड, एस फॉर सिल्वर, और एन का मतलब होता है नो कलर, यानी कोई रंग नहीं। समझ गए?
कोई कलर नहीं। तो ये सेंटेंस से हम देखो टेबल बनाएंगे एक, तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो चलो मैं कलर लिखता हूं, देखो टेबल बनाते हैं। यहां आ गया सबसे पहले कलर, ठीक है, क्या आ गया कलर। अब उस कलर का डिजिट क्या होगा, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लायर क्या होगा यानी गुणक, और उसकी टॉलरेंस क्या होगी। इसका मतलब क्या होगा, कलर का मतलब क्या हो गया, रंग भाई, ये रंग के लिए हो गया। डिजिट का मतलब अंक, ये अंक के लिए हो गया। ये मल्टीप्लायर है नहीं गुणक, जो 10 की घात होती है ना, तीसरी बट्टी। और टॉलरेंस का मतलब होता है सहता यानी शुद्धता। देखो इस तरह बनाएंगे। तो चलो बी, बी फॉर क्या हो गया, ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला, ठीक है, बी फॉर ब्लैक। तो बेटा शुरू करना है 0 से। कितना अंक दे दिया इसको, 0। 0 से 9 तो होते हैं अंक, 0 गुणा 10 की घात लगाओ, 10 की घात 0, ये छोड़। ये बच्चों बन गया ब्लैक के लिए, ठीक है। दूसरा बी, बी फॉर ब्राउन। ब्राउन का मतलब भूरा। अंक क्या बनेगा 0 के बाद, 1। इसको 10 की घात के रूप में ले जाओ, 10 की पावर 1। क्लियर। आर, आर फॉर रेड, रेड फॉर लाल। अंक कितना होगा, 0, 1, 2, 10 की घात 2, ठीक है। ओ, ओ फॉर ऑरेंज यानी नारंगी, नारंगी कलर। 0, 1, 2, 3, 10 की पावर 3। ये गुणक होते हैं, 10 की घात के रूप में लिखना है, ठीक है। ऐसे आगे चले। ऑरेंज के बाद वाई, वाई फॉर येलो यानी पीला। अंक कितना हो गया, 4, 10 की घात 4। ऐसा हम सारे कलर लिख सकते हैं। जी, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। 4 के बाद 5, 10 की घात कितनी, 5। तो देखो टेबल वैसे याद नहीं होती, लेकिन आप इससे याद कर सकते हो, ठीक है। रटना नहीं है इसको, केवल आप सेंटेंस याद करें और टेबल अपने आप बन जाएगी। बी, बी फॉर जो ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, क्या बचा, ब्लू। ब्लू मतलब नीला। 5 के बाद 6, 10 की पावर 6, यही, ठीक है। तो ब्लू तो हमने लिख लिया है। क्लियर है। चलो ब्लू के बाद अब देखो ये चल रहा है ना, इसी क्रम में चलता रहेगा। अब मैं यहां लिख रहा हूं वी, वी फॉर क्या हो गया, वॉयलेट। वी फॉर क्या हो गया, वॉयलेट यानी बैंगनी, ठीक है। अंक क्या बनेगा, 6 के बाद क्या, 7, 10 की पावर 7। अब जी, अब देखो जी फॉर ग्रीन पहले हो गया, अब क्या बचा, ग्रे, ग्रे यानी सलेटी। 8, 10 की पावर 8। W फॉर व्हाइट, व्हाइट का मतलब सफेद। 9, 10 की पावर 9। हो गए 0 से 9। अब देखो वियरिंग से कोई कलर नहीं है, वेयरिंग मतलब जोड़ने के लिए बनाया हमने, वेयरिंग मतलब पहनना। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो जी गोल्ड,
गोल्ड का मतलब सुनहरा, स्वर्ण, ठीक है। तो अब 9 तक हमारे पास हो चुके हैं, 0 से 9 होता है। अब इसको नहीं लिखना आपको, 10 की पावर लिखेंगे -1, और यहां जो टॉलरेंस है ये इसका होता है ±5%, ठीक है। तो चौथी पट्टी है वो शुद्धता के लिए आती है, तो आपको इन्हीं में से मिलेगी स्वर्ण ±5% शुद्धता, ऐसे सिल्वर, चांदी, रजत भी बोल सकते हैं, चांदी, ठीक है। 10 की पावर -2, इसकी टॉलरेंस यानी शुद्धता कितनी लोगे, ±10%। और एन यानी नेकलेस का जो एन है उसका मतलब होता है नो कलर, यानी कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। लास्ट वाला जो एन है उससे क्या बनेगा, नो कलर, यानी कोई रंग नहीं, ठीक है। तो इसका जो टॉलरेंस है ये हो गया 10 की पावर -3, और इसका जो शुद्धता है क्या लोगे, ±20%, क्या लेंगे, ±20%, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखें आप, 10 की पावर -2 -1, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ये 9 कलर के लिए केवल आप ये ध्यान रखें टॉलरेंस कितना होता है, ±20%। ये हमारी टेबल है, कलर कोड मेथड बोलते हैं इसको, समझ गए। तो ध्यान रखें, अब अंक आपको ध्यान रखने हैं, क्या ध्यान रखने हैं, अंक। चलो एक क्वेश्चन में देता हूं, उसमें बताना क्या होगा, ठीक है। तो ये अंक है, देखो। तो सपोज करो मैंने आपके सामने बना दिया एक कि भाई ये मेरे पास कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है। मैं 4 पट्टियां ऐसे बना दिया आपके सामने, ठीक है। तो आपसे ऐसे बोलेगा कि यदि किसी कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टियों के रंग क्रमशः, मान लो ये कलर है इसका पीला, पहली पट्टी का रंग क्या है, पीला, दूसरी पट्टी का रंग है मान लो हरा, और तीसरी पट्टी का रंग है बैंगनी, और चौथी पट्टी का रंग है स्वर्ण, ऐसे आपको दे दिया। तो बोलेगा प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, यानी उस प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इससे आप निकाल सकते हो। तो पहली पट्टी का रंग क्या, पीला। अब देखो पीले का अंक कौन सा है, पीला पीला, ये रहा पीला। पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध के मान के पहले अंक को, तो पीला क्या अंक क्या हो गया, 4, तो लिखेंगे 4। पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध के मान के पहले अंक को बताएगा 4। हरा, हरे के लिए कौन सा कलर है, 5। कौन सा अंक हो गया ग्रीन के लिए, 5। तो दूसरी पट्टी का रंग प्रतिरोध के मान के दूसरे अंक को, ये लो भाई 45। तीसरी पट्टी का रंग कौन सा है, बैंगनी। तो बैंगनी बताता है 10 की, बैंगनी का कलर कौन सा है, बैंगनी वॉयलेट यानी 7। 10 की घात को गुणक के रूप में, तो गुणक यानी गुणा कर रहा है, और 10 की घात के रूप में लिख रहा है 7। तो आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस है। तो पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध के मान के पहले अंक को, पीला क्या हो गया 4। दूसरी पट्टी का रंग हरा, दूसरे अंक को 5। तीसरी पट्टी का रंग 10 की घात को गुणक के रूप में, 10 की घात को बता रहा है 7, 10 की घात 7 गुणक के रूप में। और जो चौथी पट्टी का रंग होता है वो बताता है सहता यानी शुद्धता को। तो आप देख रहे हैं गोल्ड के लिए कितने टॉलरेंस है, शुद्धता कितनी है, ±5%। तो कैसे लिख देंगे, ±5%, ये इसकी शुद्धता है। मतलब इससे इसका मतलब क्या है कि 5% मान ज्यादा भी हो सकता है, 5% मान कम भी हो सकता है। तो 45 गुणा 10 की घात 7 ±5%, ये क्या रहेगा इसका आंसर।
45 गुना 10 की घात 7 प्लस माइनस 5%। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कलर कोड मेथड। ध्यान रखें, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन करें हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, कैपिटल R ओम है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि इस तार को खींचकर लंबाई n गुना कर दी जाए, यदि इस तार को खींचकर लंबाई n गुना कर दी जाए, यदि इस तार को खींचकर लंबाई n गुना कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने तो n गुना ले लिया। अब ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कि भाई किसी तार का प्रतिरोध इतना ओम है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इतने गुना लंबाई बढ़ा दे खींचकर, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो जनरल क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि एक तार का प्रतिरोध कितना है, R ओम है। ठीक है, उस तार को खींचकर लंबाई बढ़ा रहे हैं, कितना गुना, n गुना कर दी, तो इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि अगर मान लो तार की लंबाई हो L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो A, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए। मैंने मान लिया कि पहले जब उसका R ओम प्रतिरोध था तो उसकी लंबाई है L1 और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, A1। इक्वेशन नंबर क्या मान ली, 1। ठीक है, अब कह रहे हैं तार को खींचकर लंबाई बढ़ा दी। जैसे मान लो ये तार है, ये तार था, इसको आप खींचोगे तो तार पतला हो जाएगा, लंबा और पतला, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो अब लंबाई हो गई मान लो L2 और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो गया, A2। भाई आप किसी तार को खींचोगे तो पतला हो जाएगा, यानी उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। तो अब इस स्थिति में मान लो मैंने मान लिया R डैश, तो रो तो चेंज होता नहीं है, रो तो कांस्टेंट है, लंबाई क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। रो एक प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो रो रहेगा, लंबाई क्या हो गई L2 और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो गया, A2। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कि भाई नया प्रतिरोध क्या होगा। तो कहने का मतलब मैं 2 में 1 का भाग दे दूं, 2 में 1 का क्या दे दें, भाग। तो क्या आएगा देखो, R डैश अपॉन R इज इक्वल टू, देखो रो से रो तो कट जाएगा, तो L2 अपॉन A2, ये ऊपर चला जाएगा A1 अपॉन L1।
यदि हमारे पास ये वैल्यू आती है L2/L1 इंटू A1/A2, L2/L1 इंटू A1/A2, ठीक है। R डैश की वैल्यू L2/A2 और फिर L1/A1 ऊपर चला गया, तो L2 लंबाई एक साथ लिख ली और A1/A2, इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसको निकालें। आपको पता है कि तार तो वही था, पहले क्षेत्रफल था A1, लंबाई क्या थी L1, तो तार तो वही हमारे पास है, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो कितना होगा A1L1। ये सब क्या होगा, आयतन होगा। और इस वाली कंडीशन में आयतन क्या हो जाएगा A2L2, क्या हो जाएगा बच्चों A2L2। तो हमें पता है कि तार को आप खींच रहे हो, उसकी लंबाई बढ़ी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटा, लेकिन आयतन तो वही रहेगा। भाई ये पदार्थ मेरे पास है, अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु इसके अंदर है, तो इसके अंदर तो रहेंगे सारे सारे, तो आयतन कांस्टेंट रहेगा। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि A1L1 इज इक्वल टू A2L2, आयतन बराबर रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो आप यहां से क्या देख सकते हैं कि आपको रिलेशन मिल जाता है कि A1/A2 बराबर L2/L1, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, A1/A2 बराबर L2/L1। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ A1/A2 इन इक्वेशन नंबर 3। देखो समीकरण 3 से इस A1/A2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं L2/L1, तो क्या मिलेगा R'/R इज इक्वल टू, तो देखो L2/L1 पहले से था और A1/A2 भी क्या है L2/L1, तो यहां से बच्चों क्या मिल गया R'/R इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्लियर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तार को खींचकर लंबाई हो गई n गुना, यानी पहले लंबाई थी L1, अब L2 हो गई, तो ये आपको गिवन है कि जो L2 की वैल्यू होगी वो n गुना बढ़ गई NL1, n गुना कर दी, तो L2 के जगह NL1 रखो। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, यही लिख देता हूं R'/R इज इक्वल टू L2 के जगह NL1/L1 का स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल हो गया, यानी R' इज इक्वल टू क्या आ गया N स्क्वायर R। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर कि R' इज इक्वल टू N स्क्वायर R। यदि किसी तार का प्रतिरोध है पहले कैपिटल R और उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए, तो नया प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाता है n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, तो R' इज इक्वल टू N स्क्वायर R। ध्यान रखें आप N स्क्वायर R। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते देखो अपन ऐसा ही। देखिए एग्जाम्पल 4 है, कह रहा है एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है, लंबाई क्या है L मीटर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक धातु के तार की लंबाई कितनी है L मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A वर्ग मीटर, यानी A मीटर स्क्वायर है। ज्ञात कीजिए यदि तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए। ठीक है, लंबाई क्या कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं, लंबाई दुगनी कर दी जाए। ठीक है, तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, क्या क्या निकलवा रहा है, दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत
तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भाई वृद्धि पहले तब निकालोगे जब आप पहले प्रतिरोध निकालोगे। तो लंबाई है L मीटर, अनुप्रस्थ कांच तल कितना है A। तो मैंने मान लिया कि पहले था प्रतिरोध R और अब कितना हो गया R डैश। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है कि अगर लंबाई n गुना कर देते हैं तो R डैश का मान कितना गुना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है कि अगर किसी तार की लंबाई खींचकर उसे n गुना कर दिया जाए तो उसका जो नया प्रतिरोध होता है वो उसके प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो n स्क्वायर से गुणा करेंगे तो R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। तो कहने का मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, n का मान कितना है, 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर इंटू R। तो बच्चों R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 4R। तो प्रतिशत वृद्धि तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ये तो मैथ का सवाल आ गया। अब फिजिक्स तो यहां तक थी, 4R पहले कितना था R, अब कितना हो गया 4R। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी कि भाई प्रतिरोध में वृद्धि प्रतिरोध में वृद्धि बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 100%। प्रतिशत वृद्धि जैसे होता है ना लाभ परसेंट कि लाभ बटा क्रैमोले इंटू 100, ऐसे ही प्रतिरोध में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो हो जाएगा प्रतिरोध में वृद्धि बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 100%। अब प्रतिरोध में वृद्धि कितनी, 4R हो गया, पहले कितना था R था, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना R इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 4R माइनस R यानी क्या हो गया 3R अपॉन R इंटू 100%। R से R कैंसिल हो गया यानी कितना परसेंट बढ़ गया 300%। भाई R से 4R हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया 300%। क्लियर है, समझ गए आप? तो फॉर्मूला ध्यान रखें n स्क्वायर R। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।